नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा अचानक अंकित अवस्थी का, अंकित अवस्थी बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा। हाँ, मैं सुन लेता हूँ उनको कभी कभी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा बोलते हैं, शानदार। तो मैं ये कहना चाहता था, अंकित अवस्थी जी कहते हैं कि चाइना में वो जिमी जिमी वाला गाना है मिथुन का, और उसमें वो बर्तन दिखा रहा है, खाली बर्तन। उनके लोग कई शहर उसमें बंद हैं लॉकडाउन में कोरोना की वजह से, और भूख से परेशान है। दिक्कत वाला काम है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ। फिर मैंने जिनपिंग शी का कोई पढ़ा कि उन्होंने संदेश दिया है कि भाई पुतिन साहब जो हैं वो इस्तेमाल ना करें परमाणु बम को। फिर मैंने आज बाइडेन साहब का भी कोई स्टेटमेंट पढ़ा है। एक स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा था कि जेलेंस्की साहब को गोली मार दी गई, वेरी बैड। किसने छाप दिया ऐसे? कुछ भी बिना तथ्य के छाप देते हैं क्या? ये सच है क्या खबर? मुझे नहीं लगता, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाइडेन साहब का है कि भाई उन्होंने यूक्रेन, मैंने देखा नहीं वो कितने घंटे पहले डाली गई ये वीडियो, हल्का सा ही देखा मैंने, बस बाहर पढ़ा कि बाइडेन साहब ने सलाह दी है उनको, जेलेंस्की साहब को, कि समझौते की तरफ आए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी फॉर दिस। बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें सुन के। लेकिन पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन खबर इंपॉर्टेंट है चाइना की। चाइना में लॉकडाउन चल रहा है, क्यों? कोरोना है वहाँ पर, दुनिया में कोरोना का ट्रीटमेंट है, हमारे यहाँ वैक्सीन है, आप क्या वैसे परेशान है? कोई और बात तो नहीं हुई। वो कहते हैं चाइना डरा हुआ है, इसलिए लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो बता भी नहीं रहे किसी को बात। तो जिनपिंग साहब ने, और दुनिया क्या कर रही है भाई? वहाँ पे लोग अगर भूख से परेशान है, कोरोना इतनी वैक्सीन से, दीजिए ना उनको मानवाधार पे, मानवीय आधार पे। कहाँ गया मानवीय आधार? उन्होंने विचारों में भूख से लड़ाई की है तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया उनके ऊपर। पता है आपको कितनी खराब व्यवस्थाएं थी पहले? क्या सुनवाई थी किसी की? नहीं थी ना। तो उन बेचारों पे इतना कि उन्हें अगर कोरोना है उनके नागरिकों को, तो आप उनको कोरोना वैक्सीन नहीं देना चाहिए, खाना चाहिए तो दीजिए। अरे है उनके पास, खाना भी है, लेकिन लॉकडाउन से बचाइए, उन्हें कोरोना से बचाइए। वैक्सीन है ना दुनिया भर में, दे दीजिए। कुछ और तो नहीं है कि कुछ और कोई प्रॉब्लम हो गई है उनके यहाँ, किसी ने क्रिएट कर दी हो, कोई जैविक विश्व युद्ध जैसा तो कुछ नहीं है मामला। जैविक वो क्या होता है, बायोलॉजिकल वेपन्स, पता नहीं क्या है ये। नहीं, मैं जानता तो हूँ इनके बारे में, लेकिन ऐसा गुड, उनकी हेल्प कीजिए भाई। नहीं, उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ऐसे में, जब उनके शहर लॉकडाउन पड़े। और कोरोना के बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक बड़ी अर्जेंट बात है, बहुत पहले से याद आती है मुझे। मैंने कहीं से ये खबर पढ़ी थी काफ़ी टाइम पहले, जब कोरोना शुरू होता, कि 60s के दौरान ये वायरस चाइना से अमेरिका पहुंचा फॉर डिप्लोमेटिक रीजन्स, यानी कूटनीतिक ज़रूरतों के लिए। चलिए, ऐसा ही होता रहा, हो गया होगा। हालांकि अच्छा नहीं था ये भी कि वहाँ गया है, लेकिन ये वहाँ से खबर कैसे आई कि अमेरिका के पास पहुँचा था, वहाँ किसी एक्शन में लिया गया या कुछ किया गया था इससे कि वहाँ पहुँच गए। चाइना से वहाँ कैसे पहुँच गए? चाइना से बना तो वहाँ कैसे पहुँचा? अच्छा चलो वहाँ पहुँचा, कूटनीतिक रीज़न, डिप्लोमेटिक रीज़न, कोई बात नहीं। अमेरिका के पास था ही, अमेरिका के पास था ही वायरस। अमेरिका ऐसी नहीं है कि उन्होंने इसके साथ कुछ किया नहीं होगा, जरूर मॉडिफाई किया होगा, इसे डेवलप भी किया होगा, सब कुछ करके देखा होगा उन्होंने, जो कुछ हो सकता था इसके साथ। अब बताइए, चाइना कहता है कि अमेरिका के खेल हुए थे, वहाँ अमेरिकन टीम आई थी, या कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था, और तब उनके फिश मार्केट में पहुँचा। फिश मार्केट में तो कोई भी जा सकता सब्जी खरीदने, अच्छी खरीदना है, हाँ सब्जी होती है। मैंने लोगों को हिंदुस्तान में ऐसे जल तो रही बोलते सुना है, मच्छी को हमारे कुछ भी कहता था यहाँ, हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ तो अपने ही मिजाज के लोग हैं ना। तो भाई अगर आपने ऐसा किया तो इस बारे में दुनिया में कोई न्यायालय नहीं है देशों का, होगा एक काउंसिल तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन क्या उसकी विश्वसनीय है वो? देखिए, कोरोना के संबंध में मेरा एक ही बात कहने को है कि वो तो गए थे चाइना के पास, वो नहीं, वो इटली के पास, इटालियन लोगों से मिले थे, गले मिले थे, और कहा था हम भाई कोरोना नहीं फैलाते हैं, भाई हैं, मिलान या कहीं ऐसी जगह में उन्होंने गए थे, व्यापारी के उद्योग नगर है,
नहीं, बिजनेस खाली बिजनेस ट्रिप नहीं थी। अगर उन्हें ऐसा करना पड़ा और उन्हें क्लियर करनी पड़ी अपनी पोजिशन, मैं सुन रहा हूँ पोजिशन क्लियर नहीं कर पा रहे बेचारे, और डरे हुए इस चक्कर में कि भाई हम पे इल्ज़ाम लग गया, दुनिया भर में हमें कह दिया कि हमने तो कोरोना फैलाया। ओह माय गॉड, अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ चाइनीज़ के साथ, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अब अगर वो कहते हैं कि भाई अमेरिकन टीम आई थी और मैं चाहता हूँ कि ये सक्सेस में अमेरिका के पास भी था, तो चाइनीज़ तो कहते हैं अमेरिकन ने किया और अमेरिका कहता है चाइनीज़ ने किया, या दुनिया ये मानने लगी चाइनीज़ ने किया, क्योंकि वहाँ का मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत करता है, कुछ भी कहने लगते हैं वो लोग, बस ये तमाशा वो तो। मैंने बड़ी खबरें सुनी हैं ऐसी कि भाई उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कहा तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने क्या है भाई। एक हेल्दी मीडिया बनाइए, स्वस्थ मीडिया, हेल्दी, और एक आदमी को पूछते पूछते इतना परेशान ना कीजिए कि गलत जवाब निकल जाए उसके मुँह से या वो गुस्से में आ जाए। प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए लोग, ये मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम। हाँ, इससे पहले ये बोलनी जरूरी होती है, कभी कभी परेशान नहीं कर देते वो, कुछ भी छाप देंगे। यूट्यूब पे देखता हूँ कुछ भी, अरे न्यूज़ आ गई, न्यूज़ चैनल दे रहा है। और देखिए अगर आपने किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, कानूनों में लगता है, हमारे ऐसा स्कैंडल बनते हैं तरह तरह के। मीडिया को चाहिए कि हम कानून को पढ़ लेना है, और आरोप लगाने वाले को भी कानून को पढ़ लेना चाहिए। आरोप लगाने वालों को भी पहले इस संबंध में कानून पढ़ लेने चाहिए, देश के कानून, संवैधानिक कानून, फिर बात करें। अगला जवाब भी दे सकता है और कार्रवाई भी कर सकता है। और ये मत सोचिए हर आदमी कार्रवाई में हार जाएगा, नहीं है, कोई एक आटे तर दे देगा, खड़ा कर देगा, आपको कट करेगा। सजाएं भी हैं उसमें, पेनल्टीज भी हैं। तो ऐसी बेकार की वीडियो जिनमें अनर्गल बातें होती हैं, अनगढ़ंत बातें होती हैं, सेक्स करना, जबरदस्ती, आपको ये भी नहीं पता सहमति है या नहीं है, 18 से ऊपर है अगला आदमी, सहमति है, सबकी पसंद है भाई, who the hell you are to tell us। और इसको एक्सप्लॉयटेशन के तरीके से मत लीजिए, इसमें कोई मुक्त नहीं होता। ये तो एक तरह से जो स्कैंडलाइजेशन है, ये पुरुषों का भी अपमान है और नारी का भी। नारी आपको कमजोरी लगती है, कहाँ से कमजोरी है वो? नहीं है। दुनिया भर में चलता सेक्स स्कैंडल, लोग पढ़ना पसंद करते हैं। अरे भाई क्या हो गया, सीधे सीधे चाहिए ना, आजकल तो प्रोसेस है, कौन देखिए और शांत रहिए। अब आपको यहाँ हो गया कि भाई उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, क्या परेशानी है आपको इसमें? अगर वो लोग मैच्योर लोग हैं और उनका एक सिस्टम है, कानून के अंतर्गत उनका चल रहा है, भाई नए कानून हैं, दुनिया बदल चुकी है, आप कहाँ हैं? हाँ ठीक है, कानून बन जाते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था जो अलाउ करती है, ठीक है, आप अपने विवेक से काम लीजिए, जैसा जिसको ठीक लगता है आपको। जिस तरीके से कोई मनाही थोड़ी है कि आप जैसा रहना चाहते हैं वैसे रहिए, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए, करना है तो करिए, जैसा कानून के अंतर्गत है, नियम और कायदे के अंतर्गत। तो सेक्स स्कैंडल कर लेते हैं आप, तो मैंने ये सेक्स स्कैंडल के बारे में मुझे पहले कानून पढ़ लीजिएगा कुछ बोलने से पहले। और कानूनों का भी समीक्षा लगातार निरंतर करते रहना चाहिए। विश्व को एक डेटिंग साइट्स पे कंट्रोल करना चाहिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए आपने डेटिंग साइट बना, वेरी गुड, दुनिया भर का डाटा इसके पास, उसके पास, कंप्यूटर, इंटरनेट, अरे क्या टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप परेशान हो गए। आप तो परेशान हो, सब चीज़ का नेगेटिव यूज़ क्यों है? पॉजिटिव यूज़ कीजिए, लोग मिल सकें, खुश रह सकें, लोग जीवन साथी मिले। सोशल डेटिंग साइट का ये मतलब है। अब फिर आइए चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, कोरिया, दक्षिण कोरिया। भाई मैं ये डिवीज़न जो है मुझे अच्छे नहीं लगते, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जर्मनी, और भी बहुत सारे डिवीजन्स में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इंडिया। अरे क्या है भैया, हमें अपनों से क्यों अलग किया जाता है? दूसरे लोग करते थे, नहीं, वेरी गुड, ठीक नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल डिप्लोमेसी। इसे क्यों स्वीकार करें? हम पे क्या बात है ऐसे? और हम लोगों ने क्या किया भाई जो हम अलग हैं? हमें नहीं है ज़रूरत इसकी। हाँ, तो चाइनीज़ के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि जास्ती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ये गलत है। और अगर किसी ने झूठा इल्ज़ाम उन पर लगाया तो उस पर अर्थदंड लगना चाहिए। विश्व कोर्ट में कोई है ऐसा आदमी दुनिया में बचे नहीं, क्या कोई ऐसी काउंसिल नहीं बची जो एक निष्पक्ष निर्णय दे सके?
पुख्ता सबूत लेके, साक्ष्य के आधार पर। और इस मीडिया पे अगर ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं या दुनिया में, देखो खबर दुनिया भर में आती है, एक खबर है तो वो दुनिया भर में घूमती है। अगर आपने गलत या डिप्लोमेटिक रीजंस के लिए न्यूज़ दी है तो ये भी बराबर के अपराधी हुए, ये बराबर के अपराधी हुए अगर ये गलत बोलते हैं। क्यों? आपका काम क्या है? खोज ही पत्र करते हैं, खोज करते हैं, खबर की खोज करते हैं। अरे ठीक से कर भी लेते हो भाई, खोजिए, फिर सही बात रखिए दुनिया के सामने। करेक्ट, दिस इज द मीडिया या पत्रकारिता जिसे कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? रिपोर्टर भी कहते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अच्छा क्या रिपोर्ट कर रहे हो भाई? फर्जी रिपोर्ट है, फर्जी FIR लिखवा रहे हो क्या कहीं पे अखबार में फर्जी FIR चल रही है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे पुलिस थाने में लिखी जाती है, आपने अखबार में लिख दी। साक्ष्य, अरे दुनिया को क्या पता असलियत क्या थी? आप सही ला रहे हैं खबर के, नहीं झूठी खबर बस मीडिया को प्रचारित करने के लिए। वेरी बैड, नॉट एक्सेप्टेबल। और ऐसी ही बात मैंने सुनी है 69 के बाद, नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स से सुनी थी मैंने, और कहीं इसके बारे में डिटेल्स भी पढ़ी थी, और चाहिए से कहा भी कि ये 69 में अमेरिका गया था। ये बात क्लिक हो गई थी कि कुछ यार यहाँ तो नहीं है गड़बड़ तो वो करते हैं, पहले से करते हैं, वो भी तो करते हैं, गड़बड़ तो करते ही आ रहे हैं। वो 750 आर्मी बेसेस में गड़बड़ नहीं हुई क्या? कितनी गड़बड़ें हुई हैं, लाइन से हुई है, लाइन से हुई है। देखिए चाइना ने अगर गलती नहीं की है तो उसे इस कोरोना के इल्जाम से मुक्त कीजिए। और अगर किसी ने कोरोना, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, ये सब बेवकूफियां की तो न्यूक्लियर वॉर को रोकने का भी कोई फायदा नहीं है। अरे भाई आपको लोगों की चिंता नहीं होती? इतने लोग मरे, किसने किया ये? किसने किया तो है, ये अपने आप नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में अपने आप फैल गया। और फैला कैसे? फिर किसी ने तो फैलाया जान के, नहीं फ्लाइट्स में अपने आप चला गया, नहीं जांच हो रही थी, क्वारंटाइन किए जा रहे थे लोग। और ऐसे ही प्लानिंग के साथ कि इसका वैक्सीन नहीं है। ट्रीटमेंट था कि भाई अल्कोहल दो, अल्कोहल सूंघो, आँख में दवाई जो होती है उसमें 0.5% अल्कोहल है, केवल अल्कोहल वॉज द ट्रीटमेंट। वॉश कीजिए, सैनिटाइजर जो है उसमें अल्कोहल है, ठीक है। वैक्सीन कुछ डिफरेंट मामला है, हो गई तो है वैक्सीन, यही हो शायद इसका मतलब। लेकिन चलिए कोई भी बात है, तो डॉक्टर्स जाने, मेडिकल से जुड़े हुए लोग जाने। लेकिन साहब अगर ये इल्ज़ाम चाइना पे गलत है तो क्या? वो तो दुनिया के अपराधी बन गए। नहीं, गलत का अपराध बोध किया कुछ नहीं, और अपराध बोध लग जाए, किसी आदमी को झूठा पनिशमेंट मिल जाए तो ये क्या? अच्छा क्या उसे नजरों से गिरा दिया? बिल्कुल गलत है ये, किसी को नहीं गिराना चाहिए नजरों से अगर उसने अपराध नहीं किया। और नजरों से तब भी मत गिराओ, उसे समझाओ भाई ये नहीं मत करना, गलत हो गया तुमसे। उसे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ मेरे से बहुत गलत हुआ, जिसने भी किया दे शुड एक्सेप्ट इट। और अगर दोनों ही शामिल थे इसमें, इन्होंने उधर फैलाया, उन्होंने उधर फैलाया, फिर बताइए यार आप लोग की समझ कहाँ घास चलने चली गई क्या? इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई भी मर जाए, इनकी जरूरत नहीं रही क्या किसी को? नहीं, हमें सबकी जरूरत है, एक एक जीव की जरूरत है, एक चींटी की जरूरत है, एक मच्छर की भी जरूरत है। ध्यान दीजिए इस बात पे। और जो कुछ सृष्टि में है हमें सबको बचाना है। आप लोग साथ देंगे, विश्व के नागरिक अगर साथ देंगे तो हम जरूर बचा पाएंगे। और उन्हें बचाने में जिन पर झूठे इल्जाम लगे, किसी पे लगाओ, अगर अमेरिका में झूठा इल्जाम लगा तो उसका भी साथ दिया जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कहीं गलती में है तो उसे कहा जाएगा, कहिए, बहिष्कार कीजिए। और गिल्ट उसको होना चाहिए, गिल्ट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में बोलता है, और ये गिल्ट इज गिल्ट, अपराध बोध शब्द है, गिल्ट GILT नहीं, अपराध बोध उसे होना चाहिए जिसने कुछ गलत किया है। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो उन्हें सम्मान के साथ बरी करना चाहिए। सब बरी किया जाता है यहाँ हिंदुस्तान में। अगर किसी आदमी को किसी आरोप लगा है उस पर तो उसे सम्मान के साथ बरी किया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया किसने उस मीडिया में, कौन था?
जो बिना तथ्यों की खबरें प्रकाशित कर रहा था इस बारे में, जिसने हवा फैला दी कि ये उन्होंने किया, अर्थदंड लगाई उन पे। सीखे तो वो पत्रकारिता तो सीखे कम से कम, they should learn, they should speak truth. They are not purchasing newspapers for the false news, lie news. Don't speak like that. If you are a newsman, do your duty and duty first. So मेरे ख्याल से कुछ रह गया क्या, मैं सोचता हूँ जरा। तो देखिए जिस पर भी इल्ज़ाम है, और ये रासायनिक वसायनिक ये जितने हथियार हैं ना, जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स या कुछ और तरीके के वेपन्स हो गए, दुनिया भर के वेपन्स हो गए, एक इसराइल के जादूगर थे। मैं देखिए इसराइल का टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा सम्मान करता हूँ, उनकी जिजीविशा का सम्मान करता हूँ, उनकी काबिलियत का सम्मान करता हूँ, उनकी इंटेलिजेंस का सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा एलियंस ने 91 अमेरिका रशिया का वॉर, जादूगर नो वन, उसका स्टेटमेंट बेचारे का, चलो खैर जादू था क्या वो दिखा रहे चम्मच से, इन्होंने स्टील की चम्मच तोड़ दी जादू से। अरे ये लेज़र से हो जाएगा भाई, इसराइल है वो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल्स। हाँ मैं उनका सम्मान करता हूँ, अक्सर जिक्र करता हूँ इसराइल का इंटेलिजेंस के बारे में, और उनकी काफ़ी स्ट्रगल है, संघर्ष है, हम सम्मान करते हैं उसका, मैं भी करता हूँ। पर ये कुछ एक्सेप्टेबल नहीं हुआ मुझे कि भाई आपने कहा 91 का वक्त जो समझौता है वो एलियंस ने कराया, अमेरिका ने नहीं किया। वो कौन सा समझौता था? वो वही था समझौता, वो मिखाइल गोर्बाचोव के पैटर्न में फिर बोरिस येल्त्सिन आए और फिर शायद विघटन हुआ, पता नहीं दूसरे देश अलग हो गए। इस समझौते के बारे में इसराइल के जादूगर का स्टेटमेंट आया। जादूगर का मतलब वो मेरी कैटेगरी में भी नहीं आता, एक आम सिटीजन की, वर्ल्ड के आम सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आता, वो जादूगर है, जादू दिखाता है। तो उसने जादू दिखाया, एलियंस करेंगे ये काम, आए कहीं एलियंस मुझसे मिलवाइए ना, मैं हाथ मिलाऊंगा एलियंस से, मैं चाहूँगा मिलना एलियंस है। हाँ भाई मुझसे नहीं मिले आके यार, मुझसे मिल लो, मैं भी तो इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, देखने में भी ठीक ठाक हूँ, दांत वाँत टूटे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अजीब है यार, जादूगर साहब, जादू स्टेज पे दिखाइए, पैसे कमाइए। यूट्यूब पे प्रसिद्धि पाने के चक्कर में कि आपने ऐसा कह दिया कि भाई एलियंस ने नहीं किया है काम, मुझे साफ पता है इस बात का। रशिया को तो और कम्युनिस्टों के तो ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कोई इंसान ही नहीं है भाई। उन्होंने कुछ बेचारों ने स्ट्रगल ही नहीं किया, संघर्ष किया होगा, भूखे रहे होंगे, पहले खाना भी नहीं मिला होगा, भूखे काम किया होगा, हाँ मारना पड़ा होगा, पता नहीं क्या उन्होंने सही किया गलत किया, देखो तो वो जाने, हो सकता है कुछ गलत भी किया होगा उन्होंने, हाँ पर वो ऐतिहासिक था। आज उन आदमियों में से जिन्होंने गलत किया था वो लोग जिंदा नहीं है भाई, इस बात को समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि जो लोगों ने वो गलती की थी उनमें से शायद ही कोई जिंदा हुआ अब तक, मैं नहीं समझता वो लोग जिंदा। तो आप फिर इतिहास को वहीं ले जाएंगे, वहीं अटके नहीं कि आप किसी कम्युनिज्म वाज बैड, दे आर वेरी बैड, स्टालिन वाज बैड, दिस वन इज बैड, दैट वन इज बैड। अरे कमाल है, किस किस को बैड कहते रहेंगे, ये सन की था, उनमें खूबियां भी थी सभी में, आपने खूबियां कोई नोट नहीं की। हाँ हाँ साहब, हिटलर से मैं, हिटलर साहब से, उन्हें भी साहबी को, स्वर्गीय हिटलर जी से, हाँ क्योंकि दूसरी बातें हैं, उसके साथ भी उनके देश के लोगों का कुछ भावना जुड़ी होती हैं, मैं कहूँगा उनके बारे में ज़रूर, उनके बारे में कहना तो विश्व इतिहास के बारे में दूँगा, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी कुछ गलतियाँ सभी से होती हैं और करते भी हैं, किसने नहीं की है, खाली एडोल्फ हिटलर ने की थी गलतियाँ, पहले नहीं हुई गलतियाँ, बाद में नहीं हुई गलतियाँ, दूसरों ने नहीं की गलतियाँ, सबने की, सबने की। फिर इल्ज़ाम अकेले एडोल्फ हिटलर पे क्यों है? उसमें कुछ खूबियाँ भी थी, बहुत शानदार खूबियाँ थी, जो खूबियाँ थी मैं जिक्र करूँगा आज। हाँ गलतियाँ थी, मैं मतलब आई एक्सेप्ट, बहुत कुछ गलत था, और खूबियाँ लाजवाब थी। खूबी क्या थी? मैंने सुना उनके टाइम में जर्मन वर्क वॉज परफेक्ट वर्क, कितनी बड़ी खूबी थी ये, जर्मन वर्क वॉज परफेक्ट वर्क। हाँ मैंने सुना किसी हिंदुस्तानी से बात, वो विदेश में काम करता था, तो मैंने पूछा भाई आखिर परफेक्ट वर्क कैसे था, क्योंकि मेरी नज़र में तो परफेक्ट कुछ नहीं होता। हालांकि मैंने किसी छोटी क्लास में एक बार ब्लैक बोर्ड पे मुझे लिखने के लिए कहा गया, जो असेंबली के टाइम होता है बोर्ड, तो मैंने उस पर लिखा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाट दैट, वी कैन बी परफेक्ट,
हम परफेक्ट हो सकते हैं भाई। जर्मन वर्ड परफेक्ट का मतलब था सबसे अच्छा काम जर्मन्स का था। मैंने किसी जर्मन से कभी बात की थी ज़िंदगी में, तो मैंने उससे कहा कि भाई मैंने ऐसी बात सुनी। उन्होंने कहा यार ये वाकई में था, लेकिन अब नहीं है ऐसा। हाँ, ईस्ट और वेस्ट हो गया ना, तो ये कहाँ से होगा। अब तो इकट्ठा है जर्मन, आई नो इट, कि वो यूनाइट हो गए, एंड इट्स वेरी गुड। उन्होंने खुद किया ये, एक्सेलेंट। अब साहब होता क्या है कि भाई फाइनली इन्होंने कहा कि उन्होंने गलतियाँ की, एक्सेप्टेबल है। ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो गलती है, मैंने अभी इसराइल की तारीफ की है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट गलती है, वो गलती है, किसी की हिस्ट्री में हो या कभी हो। लेकिन आज एडोल्फ नहीं है, एडोल्फ हिटलर साहब नहीं है आज। खूबी थी परफेक्ट वर्क, आप भी कीजिए ना परफेक्ट वर्क। क्या दिक्कत है, बेस्ट वर्क। ओह क्या खूब बात है, बेस्ट वर्क। हाँ मैं जानता हूँ इंसान के बस का नहीं होता बेस्ट वर्क, लेकिन अब ज़माना हो गया कि आप बेस्ट वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं अमृत प्रताप प्राप्त हो सकता है। मैंने भी लिखा अपनी किताब में, वी कैन इम्प्रूव अवर एज टू इन्फिनिट। हम उम्र बढ़ा सकते हैं, शायद मैं कुछ सोचता हूँ ऐसा। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है ऐसा, हिंदू शास्त्रों में पिक्चर बननी, क्वांटम फिजिक्स एंड क्या है वो पैरेलल वर्ल्ड्स की थ्योरी भी हमारे यहाँ इंडायरेक्ट है, पैरेलल वर्ल्ड्स। और मैंने कोई कोरियन पिक्चर देखी, उसमें ये बात हो रही है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात हो रही है। तो मैंने उसमें दलाई लामा की, माननीय दलाई लामा जी की एक क्लिप देखी, जिसमें कहा था उन्होंने कि नागार्जुन ने, मैंने सुना कि नागार्जुन कह रहे हैं कि भाई क्वांटम फिजिक्स के बारे में कि मैटर इज़ विजिबल एंड इट इज़ इनविजिबल। मैंने काफ़ी थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, मोटी किताब, मेरे बस की तो है नहीं भाई, थोड़ी बहुत पढ़ ली। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नागार्जुन ने लिखा। उन्होंने कोई संस्कृत में रिसर्च की किसी ने बनारस में, तो उन्होंने कहा शायद मेरे पास हो सकती है, मेरे फ़ोन में हो, लेकिन किसी मेरे अजीज़ ने भेजी थी वो। तो खैर क्वांटम फिजिक्स उनके लिए नहीं हो सकती है, हमारे लिए पुरानी है। एटॉमिक थ्योरी हाँ आई होगी, बाद में आई होगी, हाँ, पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड का एक्सपेंशन 69 में और 40 के दशक में एक बात आई है, दूसरी बात यही है, और बिग बैंग थ्योरी कंप्लीट हुई। मैंने जब ये जाना, मैं बिग बैंग थ्योरी जानता था, मैंने कहा ये तो उपनिषद में लिखा है, शायद कथा सागर में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। और मैंने कहा भाई पढ़ो, ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा होता है इन बातों में। फिर आप कहाँ घूम रहे हैं अभी, जब आप अमृत प्राप्ति की बात करने लगे हैं। और देखिए जो वो कर रहे हैं ना, कौन सा है यार, वो एक बिजनेसमैन है, बड़ा बेकार आदमी है, जो दिमाग को पढ़ना चाह रहा है कि भाई लोगों का दिमाग, बंदरों के दिमाग पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है और कंपनी बन गई, उसमें भर्ती कर रहे हैं लोगों को। लोग चाह रहे हैं कि भाई हम दिमाग से जो चाहेंगे वो कर देंगे। अरे नहीं, वो ये समझ जाएगा तुम दिमाग से क्या चाह रहे हो, वो ये स्टडी कर रहा है। डोंट डू इट, इसको एक्सेप्ट मत कीजिए। कौन है वो, उसका वो ट्विटर खरीद रहा है, कहाँ है, चाइना में जाता है, इंडिया जाता है, बोला बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अरे भाई इससे जान बचाइए। ऐसे अगर इंसान के मन की बात भी आप सोचने लगे तो हमारी आज़ादी कहाँ जाएगी। हम तो वैसे ही बता देंगे भाई, ज़बान से पूछ लो, हमसे क्या पूछना है। छोड़िए इन बातों का। ऐसा एक्सपेरिमेंट आदमी को हो सकता है कि आपने बंदरों पे कर दिया, फिर कंपनी बुला ली कि आप मन से चाहिए और वो हो जाएगा। अबे यार, तो हमें दोगे ये टेक्नोलॉजी कि हम मन से चाहेंगे और हमारे मन से होगा, ये तो तुम रखोगे अपने पास। तुम ये कहोगे कि हम जो चाहेंगे वो तुम करोगे, ये होने वाला है इसमें। डोंट डू इट। ये कौन बिजनेसमैन है ऐसे यार, इसको रोकिए। अमेरिका को चाहिए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ। आप आज़ादी छीन लेना चाहते हैं, एक आदमी की सोचने की आज़ादी भी छीन लेना चाहते हैं, तो सोचेगा कौन फिर? कोई सोचने वाला भी तो चाहिए, परिवार के लिए, घर के लिए, दुनिया भर के लिए। हद हो गई यार, कुछ भी कोई किसी भी एक्सपेरिमेंट की आते, अनुवंशिक एक्सपेरिमेंट की, इसकी एक्सपेरिमेंट की, तो आप अनुमति नहीं देते और काम चलता रहता है दुनिया में। यूरोप में चलता है, फ्रांस में चलता है, पता नहीं कहाँ का चलता है। और उसके बाद आपने ये बता दिया कि भाई हम तो ये अमेरिका में कर रहे हैं, ये चाइना में कर रहे हैं। स्टॉप इट। और अगर आप इंसानों की आज़ादी, दिमाग की आज़ादी, कम से कम ब्रेन की आज़ादी छोड़ दीजिए। हाथ तो आपने बांध रखे हमारे यहाँ से, नियम बना दिए। पता नहीं किसने कहा, रूसो ने कहा, किसने कहा कि जब मनुष्य पैदा हुआ तो वो सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हाँ भाई, हम बेड़ियों में जकड़े हुए थे,
हिंदुस्तानियों के हाथ फिर भी खुले हैं। हम एक संविधान के अंतर्गत जीते हैं, हम स्वतंत्र हैं, अपने तंत्र में हैं, स्वयं के तंत्र में हैं, हम स्वाधीन हैं, हम स्वयं के अधीन हैं, स्वयं के अधीन। कितनी खूबसूरत बात है। आज़ादी शब्द तो जंगल में है, वहाँ होता है इंसान आज़ाद, वहाँ रास्ते नहीं होते, जहाँ रास्ता में चल जाओ आज़ाद है। पर हम सामाजिक जीव हैं ना भाई, अरिस्टोटल कह गए कि हम सामाजिक जीव हैं। हमें तो पता था पहले से, हिंदुस्तानियों को ये बात युगों से पता है कि हाँ भाई हम सामाजिक जीव हैं, हमारे यहाँ जातियाँ भी होंगी, कर्म भी विभक्त होंगे, सब कुछ होगा। फिर इन्हीं से ऊंच नीच बन गई, गलत हुआ ये। कर्म से नहीं होती ऊंच नीच, कि आपने क्या काम किया, सोच से होती है, दिमाग से होती है, कौन ऊँचा है कौन नीचा है। नीचे सोच है तो नीचा ही कहेंगे ना उसे। सभी लोग कहते हैं ना बड़ा गिरा हुआ आदमी है, किसी को कह देता है, वो यही बात है। और किसी का बहुत अच्छा आदमी है, इस वेरी गुड मैन, बहुत लोगों को कहा जाता है। यही बात है। किसी जाति का हो, धर्म का हो, कहीं का हो, दुनिया का हो, मदर टेरेसा को कौन कहेगा बुरी है? नहीं कहेगा। मैं जाता था उनके यहाँ, अब भी जाता हूँ। हाँ मैं हिंदू, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। मैं तो हर देवालय जाता हूँ, उसका चाहे देवालय का कोई भी नाम हो, ईश्वर के घर का कोई भी नाम हो, मैं जाता हूँ। जाना चाहिए, हाँ, उसमें क्या आना चाहिए, ईश्वर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दिमाग की आज़ादी, कौन है वो, उसका नाम एलन मस्क। एलन मस्क, हाँ क्लियरली कहूँगा मैं, इस हमारे ब्रेन के लिए दया कीजिए, आप इससे दूर हटिए। आपने दिमागों में कंपनी बना ली, भर्ती करने लगे लोगों को, भाई हम सोचेंगे ये स्टडी, और हो सकता है आप लोग लोगों ने कर लिए, तभी तो इंसानों की ज़रूरत नहीं रही है आपको। कर ली हुई स्टडीज़, बहुत सारी स्टडीज़ हो गई हैं। मैंने 100 साल पहले किताब लिखी है, हो सकता है आप लोग के पास तो पहले से होगा, मैं तो अनाड़ी हूँ। जीन्स की खोज कब की थी? मैंने 10th में उनकी पिक्चर बनाई है, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में, हरगोविंद खुराना जी की स्केच बनाई है। और आप सोचते हैं कि यार कुछ भी कर दो इस दुनिया में, अधिकारों के, आपके अधिकार चाहते हैं, आपको ज़्यादा पेटेंट चाहिए, आपको ज़्यादा बिजनेस चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई? पता तो चले दुनिया को, आपको वही दे दे, सारी दुनिया को बता दो हमें ये दे दो भाई, हम शांति से बैठ जाए। हाँ, ये तो होता नहीं वहाँ पे कि हम शांति से बैठ जाएंगे। आप तो छीनना चाहते हैं, छीनिए मत, प्यार से मांगिए, क्या चाहिए आपको बताइए। शायद दुनिया दे दे आपको मिलकर कि भाई ये ले लो, तुम बैठ जाओ, आराम करो, रेस्ट करो, पीस लाओ अपने लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। और देखिए वहाँ अमेरिकन बहुत दिक्कत में है, मैं जानता हूँ इस बात को, बहुत काम करना पड़ रहा है उनको, और आपके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ख़राब है। मैंने सुना इंश्योरेंस वाले और ऐसी कुछ बातें हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते उसको फिर वॉलंटियर्स जाते हैं ट्रीटमेंट करने, हफ्ते के लिए लाइन में लगते हैं। क्या है ये? और आप बना रहे हैं 750 आर्मी बेसिस, किसके लिए? दुनिया की नाक में दम करने के लिए। मत कीजिए, मत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दीजिए जिनको, जो स्टेट्स की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स हैं, उनके लिए काम कीजिए, बेहतर काम अमेरिका के लिए। क्या रहा इसमें? जो भी हो अमेरिका का बाशिंदा, चाहे रेड इंडियंस हो, ओरिजिनल हो, कोई भी हो, देयर योर पीपल्स, आपके लोग हैं। कोई कैसे भी आ गया अमेरिका जब सिटीजन होगा तो आप उसके लिए काम कीजिए, दुनिया भर में कीजिए, और खूब अच्छा काम कीजिए। और मदर टेरेसा को आप क्यों नहीं आदर्श मानते? उसने बेचारी ने, मैं तो उन्हें ना ही कहता हूँ कि भाई वो आई वहाँ से, और मैं उनकी समाधि पे भी गया था। हाँ काफ़ी देर रहा, मैं बड़ा इमोशनल था। और जब मैं कोलकाता था तो मैं सुबह, और वहीं पे काली का मंदिर है ना, मैं लास्ट में गया था वहाँ, जब 7-8 दिन में काम कर चुका था, फिर सेवा वगैरह, तो मैं वहाँ गया। ये जगह काली जी का, वो काली घाट पे है शायद, हाँ काली घाट। मुझे नहीं पता था ये सती का मंदिर है, सिद्धपीठ है। कहते कान उंगली गिरी थी, या मुझे ठीक से नहीं मालूम, जब विष्णु ने महादेव की जो पत्नी थी, पहली पत्नी, जब उनका पार्थिव शरीर था जो अग्नि में जल गया था, तो महादेव उनके मुँह में कंधे पे चल रहे घूम रहे थे, इस लोग से उस लोग, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए उन्होंने उनके कितने अंग किए तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ शायद कन की उंगली मतलब स्मॉल फिंगर ऑफ द बीट, पैर की छोटी उंगली ये गिरी थी, और शायद मुझे वहाँ जाना था उससे सेवा करना। मैं तो ऐसे ही चला गया, मंदिर चले जाते हैं, परेशान वो भी बस ऐसे ही, हाँ गया था। लेकिन
मदर टेरेसा वाले प्रिंसिपल लीजिएगा। क्यों है अनाम दुनिया में, इस बात पे क्यों नहीं सोचते? क्यों है भूख दुनिया में, क्यों है बीमारी दुनिया में, इस बात पे क्यों नहीं सोचते? क्यों पर्यावरण आप लोग ठीक नहीं कर पाते, इस बात पे क्यों नहीं सोचते? दुनिया के लिए एक फौज रखिए ना कि हमारी पूरे विश्व की ये आर्मी है भाई, ये पूरी दुनिया की तरफ से लड़ेगी। ये कैसा है? क्यों इतना सारा फौज ये वो और अपने खड़ा कर रखा है। चलिए मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ बातों को, पता नहीं क्यों सोच लेता हूँ। छोड़िए अब जाने दीजिए इन बातों को, लेकिन मेरी बात को ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे बोलता ही चला जाता है, बोलता ही नहीं है कहीं पे, पता नहीं कितना बोलेगा यार भी। तो ठीक है, फिर आप जो है वो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।